नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक शो खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज खर्चा पानी में बात करेंगे यूक्रेन रूस तनाव में क्या नया मोड़ आया है और देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं। चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर जिससे लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है और एलआईसी आईपीओ के दस्तावेज से निकला एक आंकड़ा जो हमारे आपके पसीने की कमाई से जुड़ा है। जानिए एलआईसी के पास कितना अनक्लेम्ड अमाउंट है, यानी वो पैसा जिसका कोई लेनदार नहीं है। आज खर्चा पानी में हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जरावी, जो बिजनेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर हैं और आर्थिक मामलों की गहरी समझ रखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खर्चा पानी में। धन्यवाद धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे यूक्रेन विवाद में क्या नया मोड़ आया है और इसका आर्थिक बाजारों पर क्या असर दिख रहा है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि कई लोग तो कहने के लिए कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा क्या। इसमें दो बातें समझा दूं। जो सबसे लेटेस्ट खबर है कि कुछ जो सैनिक टुकड़ियां थी रशिया की, जो यूक्रेन के बॉर्डर पे बिल्कुल एक क्रमशः बैठे हुए थे, उनमें से कुछ टुकड़ियां वापस हटना शुरू हो गई हैं और इसकी खबर करीब 3-4 घंटे पहले जब से आई, तब से ये खबर का एक असर भारतीय बाजार में भी मैं मानता हूं पड़ा है। और जो अमेरिका के मार्केट्स अभी बंद हैं, क्यों जिस समय पे हम ये आपके साथ चर्चा कर रहे हैं उस टाइम अमेरिका के मार्केट्स बंद हैं और जैसे ही मार्केट्स खुलेंगे तो इनका उस पर प्रभाव निकलेगा। अब देखिए, दो बातें इसमें हमारे दर्शकों को समझनी पड़ेंगी कि ये रशिया और यूक्रेन की आखिरकार क्यों ठन रही है। इसमें एक जो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पे कुछ समय से रशिया को ये खतरा लग रहा था कि यूक्रेन में नेटो, जो बेसिकली वेस्टर्न पावर्स का एक संघ है, वो नेटो ट्रूप्स और नेटो के जो हथियार हैं उसको यूक्रेन में लाएंगे। तो रशिया इस चीज से बड़ा परेशान और नाराज और खफा था और एक मुझे लगता है धमकी भरे स्टांस में उन्होंने ये स्टैंस लिया। खैर, हमारी चर्चा वॉर पे नहीं है, इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट पे है। आपने बिल्कुल सही कहा कि तेल का खेल फिर से बुरी तरह एडवर्स होने वाला था और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि तेल के दाम, जो क्रूड ऑयल है, उसके दाम बढ़ रहे हैं और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे बजट पे पड़ता है, आम आदमी के खर्चे पानी पे पड़ता है, उसकी मंथली बैलेंस शीट पे पड़ता है। मैं बार बार आपके शो पे कहता हूं कि जो लोग 2 गाड़ी रखते हैं घर पे, उनको तेल डीजल की दाम से उतनी चिंता नहीं है जितनी उनको है जो एक मोटरसाइकिल पे डिलीवरी का काम करते हैं। उनके कमाई पे, उनके हर दिन अगर 5 रुपया भी तेल में फर्क पड़े तो बहुत बड़ा उनके लिए प्रभाव पड़ता है। अब इसमें एक और, इस खेल में एक और आयाम है और मैं हर बारी तेल का खेल मानता हूं सबसे बड़ा खेल है, राजनीतिक के खेल से भी बड़ा। वो ये है कि 3 महीने हो गए हैं और इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? तो स्वाभाविक एक जो समझ लग रही है कि जो 10 मार्च को नतीजे निकलेंगे तो शायद उस पे नजर रखे हुए हैं और नतीजे निकलने के बाद हर हाल में, चाहे कुछ भी नतीजा हो, कोई भी पार्टी जीते, मेरा ये मानना है कि तेल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे और जो 3-3.5 महीने का ऑयल कंपनीज एकदम अभी उनके हाथ खुजला रहे होंगे कि हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि जब तेल गिरता है तो वो हमें उसका फायदा नहीं पहुंचाते हैं, बट तेल का दाम बढ़ता है तो वो अपना बैलेंस शीट, अपना खर्चा पानी सही करने में लगे रहते हैं। तो ये एक झटका आने वाला है। और आखिरी जो बात है कि अगर इस प्रकार का कोई भी डिसरप्शन होता है ग्लोबल ट्रेड में, आप जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से हम कोरोना की महामारी के कारण इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल बंद हो गया, टूरिज्म पे बहुत बड़ा असर पड़ा, बिजनेस ट्रैवल पे असर पड़ा है, आम लोगों के आवाजाही पे असर पड़ा है, तो उसका एक डिसरप्शन भी पड़ेगा। तो भारत के लिए कोई डायरेक्ट चिंता का विषय नहीं है। रशिया हमारा पुराना मित्र रहा है, एक जमाने में सबसे, जिसे हम कहते थे ऑल वेदर फ्रेंड, रशिया ही था। अब थोड़ी स्थिति ग्लोबल और डिप्लोमेटिक लेवल पे बदली है, तो हमारे लिए
ये 2-3 जो दुष्प्रभाव थे इस सारी परिस्थिति के, वो थे। अभी मैं मानता हूं कि शायद, और ये स्थिति बदल सकती है, शायद कहीं ना कहीं पे रशिया ने ये संकेत दिया है कि अब वो शायद अगला कदम, यानी यूक्रेन का बॉर्डर पार करने का कदम, हमला करने का कदम नहीं उठाएगा, तो उससे बाजार में और ओवरऑल इकोनॉमी में खतरे की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। जी सिद्धार्थ जी, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि पिछले कई महीनों से कंपनियों ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, और 10 मार्च का जिक्र करके आपने वो संदेह जो है वो हमारा गहरा दिया है कि जैसे ही चुनाव नतीजे आएंगे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और अब जब क्रूड के दाम 100 की ओर बढ़ रहे हैं, $100 पर बैरल की ओर। और मेरा ये डर था, आपकी बात काट रहा हूं, मेरा ये डर था कि अगर ये यहाँ पे शुरू हो गया युद्ध जी, तो 10 मार्च आते तक 100 का 110 होगा, 115 होगा, ये किसी को पता नहीं है। जी, तो जी, वो जो 3-4 महीने से रोक के रखा हुआ है बांध, दामों का बांध, जब वो फटेगा तो वो कैसे फटेगा हम लोगों पर, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा सर। आपका ध्यान अब एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि किसी बिल्डर के लोन डिफॉल्ट के मामले में अगर बैंक उसके प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लेता है तो होम बायर को इसके खिलाफ रेरा में जाने का अधिकार होगा। और इस फैसले को घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इस फैसले में एक और जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो ये है कि जब कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट खराब हो जाए, डिलीवरी नहीं हो, और जब दावे का विषय आता है तो किसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये भी एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जो खरीदार है उसका दावा सबसे सर्वोपरि है जी। और कहीं ना कहीं पे इसमें थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने, मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 सालों से लगातार जो फैसले ले रहे हैं रियल एस्टेट को लेके, एक प्रकार से वो बायर इंटरेस्ट, खरीदार को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी पहल सुप्रीम कोर्ट लगातार ले रहा है। आज जिस स्टोरी की हम अभी जो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है, इसके तकनीकी विषय से थोड़ा सा अगर हटें तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में, और भी कई स्टेट्स में, बट दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा, जिसे मैं कहता हूं लोगों के स्वप्नों के कंकाल कई सालों से खड़े हैं। और ये कंकाल ऐसे हैं कि जो स्केलेटन है उनके ख्वाबों का, उनकी खून पसीने मेहनत की कमाई के स्केलेटन है। बदमाश बिल्डर, लुटेरे स्वभाव के अधिकारी और राजनीति के टॉक्सिक एक मिलन के कारण हजारों लाखों की संख्या में साधारण व्यक्तियों ने, जिनका एक स्वप्न था कि उनके घर पे छत होगी, पक्की छत होगी, दिल्ली जैसे एनसीआर में मेहनत कर करके 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम का फ्लैट, जिसका जो भाग्य हो वो उन्होंने लेने का प्रयास किया। और मैं कंपनियों के नाम आप देख ही रहे हैं, सब भाग गए, बहुत लोग भाग गए और कानून ही नहीं था। रेरा कानून आया, पर रेरा कानून की एप्लीकेशन और स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से सेंट्रल कानून में संशोधन करके उसको इंप्लीमेंट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बारी बड़ा अहम इंटरवेंशन किया। एक, जिस कंपनी के मालिक अभी भी लगभग 3 साल से शायद या अधिक जेल में है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिटेक जब तक फ्लैट नहीं देगा या पैसा नहीं वापस करेगा, वो लगातार, एक उसमें जो ऑर्डर्स हम देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमने देखा कि जेपी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हजारों की संख्या में फ्लैट्स थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बारी बहुत महत्वपूर्ण फैसले सुनाए और अब जाके उन प्रोजेक्ट्स में काफी स्थिति सुधार हुई है और संभवतः अभी पूरी तरह वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है, इसको अगर हम सारे को जोड़ें, और सुप्रीम कोर्ट के जो ऐसे आदेश होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ये लॉ को इंटरप्रेट करके एक्चुअल व्यवहारिक इंप्लीमेंटेशन बन जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की अवहेलना नहीं कर सकते। और एक आखिरी ऑर्डर, हालांकि उसमें कई प्रकार के व्यूज हैं,
कई लोग कहते हैं कि नहीं अरे इतने बड़े स्ट्रक्चर बना दिए गए उनको क्यों तोड़ा जा रहा है, वो उन प्रोजेक्ट्स का है जिनकी अभी डेमोलिशन करनी पड़ेगी नोएडा अथॉरिटी को। देखिए अगर ये डेमोलिशन हुआ, और आज तक तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल फाइनल है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डेवलपमेंट होगी कि आप बदमाशी करके और सांठगांठ करके भ्रष्ट अधिकारियों के साथ, भ्रष्ट राजनेताओं के साथ आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें सारा कुछ हो रखा है। एक ऐसा ही केस है मुंबई का आदर्श घोटाला जो आपको याद होगा, वो हालांकि केस डिफरेंट है बट वहां भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर ये टूटे टावर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भाई साहब फाइन लगा दो, अब बन गए हैं क्यों तोड़ रहे हो, उसके कारण प्रदूषण होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, बहुत पैसा खर्चेंगे, उन आयाम में मैं नहीं जा रहा हूं, शायद आपके साथ कभी और अलग से शो कर सकते हैं। बट ये मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाया हमारे दर्शकों को कि हमें ये मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर में जो घोटालेबाजी का बिल्कुल बाजार गर्म था कुछ साल पहले तक, अब उसमें अंकुश लाया और संभवतः अब क्लीन अप हुआ है। सरकार ने भी रेरा द्वारा और वो जो स्कीम थी जिसमें जो हाफ फिनिश्ड घर थे उनको कंप्लीट करवाने के लिए जो सरकारी एजेंसीज के द्वारा उसका कंप्लीशन करवाया जा रहा है, कुल मिला के कुछ समय बाद इसके सारे अच्छे परिणाम निकलते हुए लोगों को अपने सपनों का घर मिलेगा और फ्यूचर में जी ऐसी चोरी और घोटाले होना लगभग बंद हो जाएगा। जी, और आपने नोएडा एक्सटेंशन का जिक्र बहुत रेलिवेंटली किया कि वहां पे असल में सारा जो विवादों का गढ़ है वो वही था। वहां करीब 1.5-2 लाख फ्लैट एक दौर में पर्टिकुलरली थे और उन्हीं को लेके चला पूरा। अगर रियल एस्टेट में जो सेंटीमेंट डाउन रहा पहले, तो वो उसमें ये नोएडा एक्सटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आपने सही जिक्र किया। सर, कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र को निर्देश दिया है कि भाई आप रेरा कानून जब से लागू हुआ 2016 में, उसके बाद से राज्यों ने क्या क्या इसमें बदलाव किए, क्या क्या चेंजेस हुए, वो आप लेके आइए। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश होगी कि भाई? बहुत बढ़िया रहेगा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा प्रमोद जी। अगर ये होगा तो जो अभी पहले आंसर में मैं आपको यही कह रहा था कि उसमें संशोधन लाए गए हैं और कई जगह पे तो डाइल्यूट भी हो गया है कानून जी। और देखिए रियल एस्टेट क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून है, और जमीन सारी राज्यों के पास ही है, केंद्र के पास क्या है, यूनियन टेरिटरी है बेसिकली, और तो कोई खास है नहीं जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस डायरेक्शन में ये संकेत दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आफ्टर ऑल हम एक कंट्री है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, बट क्या हरियाणा में रियल एस्टेट वाले को अलग नियम कानून होना चाहिए और बॉर्डर पार करके पंजाब में जो खरीद रहा है कि उसको कम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, या जम्मू कश्मीर में कम मिलनी चाहिए, तेलंगाना में ज्यादा और केरला में बिल्कुल नहीं, और ओडिशा में ज्यादा? ये यूनिफॉर्मिटी अगर आ जाएगी तो मैं मानता हूं कि फिर से एक गोल्डन एज वापस आ सकती है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जैसे जैसे इंडिया विकसित होगा, जैसे जैसे लोगों के पास और हमारी फैमिलीज का साइज छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जाएंगी, लोग कामकाज के कारण, शादी ब्याह के कारण फैल जाएंगे, तो अर्बनाइजेशन का जो एक दौर है वो चलता रहेगा। इसलिए इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पारदर्शिता, सख्त नियम कानून और करप्शन के स्कोप को खत्म करने वाले जो सारे एक्ट्स हैं ये बहुत जरूरी। हम जानते हैं कि कई चीजों द्वारा रियल एस्टेट में जो काला धन था, पॉलिटिशियंस का पैसा था, बदमाशी का पैसा था, उसको भी काफी क्लैम्प डाउन किया गया है। तभी तो ये चल पाएगा, क्योंकि ये सेक्टर मतलब जब तक इंफिनिटी का सेक्टर है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये रियल एस्टेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत अच्छा बताया, और आपने कुछ जो उसके मामले हैं उसका जिक्र करके भी जानकारी हमारे व्यूअर्स की बढ़ा दी। तो ये फैसला होम बायर्स के लिए काफी अहमियत रखता है, जैसा कि आपने बताया। आपका ध्यान सर LIC IPO की ओर ले जाऊंगा। जब से उन्होंने अपना DRHP फाइल किया है, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, उसके बाद से कई खबरें IPO को लेके चर्चा में हैं और कई सुर्खियां आज भी अखबारों में हैं। उसमें से एक है कि LIC के पास आज भी करीब 21,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड रकम पड़ी हुई है। अब ये इसको इस तरह से
इसकी डिटेल्स तो आप समझाएंगे व्यूअर्स को, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि हमारा आपका ही पैसा है, जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया होगा या दूसरे तरीकों से पड़ा होगा। तो जरा बताएं कि इस रकम की क्या अहमियत है और ये खास करके आम आदमी के लिए ये खबर कितना मायने रखती है। बहुत बड़ी बात है, और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इतना पैसा LIC के पास पड़ा है, अपना पैसा ले लीजिए वापस। पर ये ऐसी बात नहीं है कि ये जानकारी नहीं थी। जो LIC को ट्रैक करते थे उनको सब पता है। हम ये भी जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जी बहुत एक बड़ी संख्या है। अब इसमें से दो पहलू साफ साफ निकल के आते हैं। पहली बात, 21,000 करोड़ पैसा पड़ा है, तो LIC जैसा बड़ा कॉर्पोरेशन खुद क्यों नहीं पहल लेता है वापस देने के लिए। अब तो तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक, IT का सारा जमाना आ गया है। तो मैं कहूंगा कि अब क्योंकि कंपनी लिस्ट हो रही है, और देखिए आपसे शायद आपके शो पे और बाकी जगहों पे ये चर्चा पहले भी हुई है, जो लोग कहते थे कि लिस्टिंग से क्या होगा, अरे क्या है, सरकार अपना 5% निकाल रही है, डेफिसिट अपना पूरा कर रही है, सरकार के पास पैसे नहीं है, राजनेता उठ के कहते हैं कि सब बेच डाला। अब ये एक जो 21,000 का नंबर है ना, 21,000 करोड़, ये दर्शाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी आती है एक लिस्टिंग से जी, और जो हर तिमाही में कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा हर ऐसे महत्वपूर्ण डेटा को, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जवाबदेही मांग सकते हैं और कुछ कार्रवाई की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये एक फायदा है लिस्टिंग का, और भी कई फायदे हैं ये। दूसरा, इसमें से जो बात निकल के आती है जनता के लिए कि जो भी आपने पॉलिसी ली और जितनी मर्जी ली, भगवान करे आप खूब पॉलिसी में पैसा अपना रखें, नॉमिनी जरूर बनाएं। नॉमिनी और विल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास कितना पैसा है इससे मतलब नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घरानों में जिनमें विल नहीं होता है, उनमें फूट पड़ जाती है, एक भाई दूसरे भाई के गले पड़ जाता है, खून की नदियां बह जाती हैं जायदाद को लेके। तो विल होना, अपने जितना भी पैसा हो, आपके पास 2 पॉलिसी है या 2 करोड़ है, इसको विल करना, और छोटा सा कागज है, बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं है, कानून भी ये है, और इसको रिकॉर्ड पे लाना ये बहुत जरूरी है। कोई भी आपने निवेश का अगर प्रोडक्ट लिया है, किसी भी प्रकार का, छोटे से बड़ा बड़ा प्रोडक्ट, इसमें नॉमिनी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो रिकॉर्ड आपको रखने पड़ेंगे, और अब तो सारा eKYC है, इलेक्ट्रॉनिक है, आपको दफ्तर, बैंक में, LIC के दफ्तर में जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ये पेपर वर्क अपना ठीक करिए। अगर आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप पैसा कमा के निवेश कर रहे हैं, तो नॉमिनी करना और प्रॉपर उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना, विल रखना, ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि IPO के देखिए जो दूसरे उसके जो अनुषंगी प्रभाव हैं वो दिख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी कितनी बड़ी चीज है, कि आज हमें पता चल रहा है कि उसके पास 21,000 करोड़ की जो रकम है वो हमारी आपकी फंसी हुई है, वो वहां पे है। जहां तक नॉमिनी की बात की सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने तो इतने बड़े मसले को लेके जिक्र छेड़ा, लेकिन इवन बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपने नॉमिनी नहीं मेंशन किया है, तो ऐसा मैंने ऐसी खबरें भी पढ़ी है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि उसकी प्रक्रिया बहुत वो है, कड़ी है, मतलब आपके घर वाले ही पैसा नहीं ले पाएंगे, वो तो आपके अपने पैसे ही वो पड़े रह जाएंगे अगर नॉमिनी का जिक्र नहीं करते हैं। तो ये आपने दर्शकों को बहुत अच्छी सलाह दी। बिल्कुल, और ये चीज बड़ी आसान है। अगर मैं मानूंगा कि अगर हमारे शो में से 10 लोगों ने भी देख के अपने रिकॉर्ड्स खंगाल के ये क्लियर किया कि हम नॉमिनी कर रहे हैं कि नहीं, तो शायद आपकी मेरी मेहनत जी सफल और होगी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सर, एक आंकड़ा ऐसा है जो इस पे थोड़ा सा मतलब गुदगुदी भी होती है और हैरानी भी, कि कुल 28 करोड़ इसके पॉलिसी होल्डर्स हैं जैसा बताया जा रहा है, और देश में टोटल डीमेट की संख्या 8 करोड़ है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर आधे लोग भी IPO में दिलचस्पी दिखाएंगे जो उनके पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो क्या होगा। और खास करके आपने जिक्र कर ही दिया कि किसको मिलेगा, क्या मिलेगा और कितने, खैर वो डीमेट्स की संख्या बढ़ जाएगी देश में, ये भी देखना होगा। तो आपने कई अच्छी जानकारियां दी हमारे व्यूअर्स को और तरोताजा किया खबरों से। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।